अमित जमीन पर गिरा हुआ था। उसे अपना पैर अब फील नहीं हो रहा था। उसने एक बार उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर में इतनी हिम्मत नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि अब वो कहीं नहीं जा सकता। यही बात सोचकर वो ऋषि की तरफ मुड़ा, जिसने अपना फोन निकाल लिया था और कावड़े को कॉल कर दिया था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सेटिस्फैक्टरी स्माइल है। हाँ कावड़े, सबके लिए एक अच्छी खबर है। मैंने अमित को पकड़ लिया है। नहीं, जिंदा नहीं है, मर गया है। हाँ हाँ, सब बताऊंगा। अभी तू बस कुछ कांस्टेबल्स और फॉरेंसिक टीम को लेकर मेरे घर आ जा। मैं यहाँ तेरा इंतजार कर रहा हूँ। बाय। क्यों? आखिर क्यों किया तुमने ये सब? मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा है। जो मां तुम्हें इतना प्यार करती थी, जो तुम्हें अरेस्ट नहीं करवाना चाहती थी, जो नहीं चाहती थी कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए, तुमने उन्हें ही मार दिया। क्यों? हो कौन तुम? मैं वही हूँ, सब इंस्पेक्टर ऋषि मेहता। जैसा तू और ये दुनिया मुझे जानती है, लेकिन जिस तरह से मैं चीजें देखता हूँ उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बताता हूँ। दरअसल आज जब मैं पुलिस स्टेशन से निकला, तब मैंने सोच लिया था कि मुझे मेरी माँ को किसी सेफ जगह ले जाना है और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देनी है। पर फिर जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने सुना कि उन्होंने उस रात मुझे तेरे घर जाते हुए देखा, और मैं अपने काम में किसी भी विटनेस को नहीं छोड़ सकता हूँ। आज नहीं तो कल वो किसी ना किसी को इस बारे में बता ही देती, जैसे उन्होंने आसानी से तुझे बता दिया। इसीलिए मुझे अपनी सेफ्टी के लिए उन्हें मारना पड़ा। हर एक चीज कनेक्टेड रहती है अमित, तेरे जैसे नहीं कि कुछ भी रैंडमली कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस बात का सेंस नहीं बन रहा है कि तुमने सत्येंद्र और उसके साथियों को क्यों मारा। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था। फिर क्यों? जब मैंने बताया कि उनमें से एक आदमी जिंदा है, तब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? क्या तुम्हें उसे भी नहीं मार देना चाहिए था? यही तो तेरी बात है ना अमित। तू अपने आप को भले ही डिटेक्टिव कहता है, लेकिन क्लूज को कनेक्ट करना तुझे आता ही नहीं है। कॉन्टेक्स्ट के लिए कहूं तो मेरा पूरा नाम है ऋषि मुनि आनंद मेहता, जो मेरे पापा ने बड़े गर्व से रखा था, लेकिन इवेंचुअली मैंने उसे छोटा कर दिया। इसका मतलब वो आखिरी नाम जो उस लिस्ट में था, आनंद मुनि, वो तुम ही हो? फाइनली, अच्छा हुआ तुझे समझ आ गया। जब कल शाम को तूने मुझे कॉल लगाया और कहा कि तेरे पास नाम की लिस्ट है, तो मुझे यही लगा कि शायद तूने मेरे बारे में जान लिया है। लेकिन फिर तेरी डील सुनकर मैंने चैन की सांस ली। तुझे सच में चीजों को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा मेरे दोस्त। पर अगर तुम इन सब में से एक थे, तो फिर तुमने अपने इन साथियों को क्यों मारा? तुम सब तो वहां अपनी कम्युनिटी के काम के लिए ज्वाइन हुए थे ना? फिर क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा? बात अगर यहाँ तक आ ही गई है तो चल, मैं तुझे थोड़ी बैक स्टोरी बताता हूँ। तो बात उस समय की है जब मैं 12th में था। मेरे पापा ने बोला कि सरकारी नौकरी चाहिए, इसीलिए कॉलेज से ज्यादा एग्जाम प्रिपरेशंस पर ध्यान दो, और मैंने वही किया। लेकिन जब एग्जाम हुई तो मैं उसमें फेल हो गया और कॉलेज भी ढंग से नहीं पास हो पाया। मेरे पापा को बहुत गुस्सा आया, पर उन्हें मेरी चिंता भी थी, इसीलिए उन्होंने अपने एक दोस्त से मुझे मिलने को बोला। उस आदमी ने मेरी बहुत मदद की। पहले मुझे पुलिस ट्रेनिंग में यूं ही घुसा दिया, फिर कांस्टेबल बना दिया और उसके बाद सब इंस्पेक्टर। पर इतना सब कुछ करने के पीछे उसका एक कारण था। वो मुझे प्रिपेयर कर रहा था। हर बार जब मैं उसे मिलता, वो कहता कि मैं एक बड़े मिशन के लिए उसके सामने आया हूँ और मुझे वो पूरा करना है। मुझे पहले कुछ समझ नहीं आता था, जैसे तुझे नहीं आ रहा। लेकिन फिर जब मैंने कांस्टेबल की जॉब ज्वाइन कर ली, तब उसने मुझे फूलदास नगर पुलिस स्टेशन में पोस्ट कर दिया और इंस्ट्रक्शन दिए कि मुझे काम से ज्यादा लोगों से बात करनी है, और स्पेशली सत्येंद्र नाम के आदमी से। जब मुझे पूरा दिन बस घूमने के लिए पैसे मिल रहे थे, तो मैंने भी ये अपॉर्चुनिटी ले ली और धीरे धीरे करके मैं सत्येंद्र से बात करने लगा। मैंने उसके बारे में उससे जाना, उसकी लाइफ स्टोरी उसने बताई। ये बताया कि कैसे उसे लोग परेशान करते हैं, और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तब सत्येंद्र एक दिन मुझे एक रात एक मीटिंग में ले गया।
वहां हम दोनों के अलावा 10 लोग और थे जो सत्येंद्र की तरह ही बातें करते थे। मैं उस मीटिंग में बैठा रहा और उन सब की परेशानियों और बहस को सुनता रहा। अगले दिन मैं उस आदमी के पास वापस गया और उसने मुझसे सत्येंद्र के बारे में अपडेट्स पूछे और तब मैंने उसी मीटिंग के बारे में सब बता दिया। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने मुझे कहा कि अगली बार जब भी मैं मीटिंग में जाऊं, मुझे वहां ये बोलना है कि सरकार को उनकी लोकेशन पता है और उन्हें उसे चेंज करना पड़ेगा और नई लोकेशन मुझे ढूंढनी थी, वो भी अपने घर के करीब। तब तुमने मेरा घर सजेस्ट किया। एग्जैक्टली अब तुझे चीजें समझ में आ रही है। इसका मतलब मैं एक अच्छा नरेटर हूँ। हाँ, तो कहाँ था मैं? हाँ हाँ, याद आया। तुझे पता नहीं, लेकिन मैं बहुत टाइम से तेरे घर पर नजर रख रहा था और मैंने मेरी माँ से भी पूछा था, लेकिन वो भी तेरा पता ठिकाना नहीं जानती थी। जब सारी चीजें क्लियर हो गई तो मैं उन सब को लेकर यहाँ आ गया और फिर हमने फिर से चीजों को नॉर्मली शुरू कर दिया। पर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब वो लोग अपनी कम्युनिटी के लिए मिलते थे, तो फिर एक पुलिस वाले का उसमें रोल क्या था? फिर एक फालतू का क्वेश्चन अमित, पर मैं फिर भी तुझे बताऊंगा। हर इंसान को अपनी सेफ्टी चाहिए और इसीलिए सत्येंद्र ने मुझे इंक्लूड किया था। उसे मुझ पर भरोसा था कि मैं सरकार की हर बात और पुलिस की हर प्लानिंग उन्हें बताऊंगा और इन केस अगर वो अरेस्ट हो जाए, मैं जेल में भी उन्हें मदद करूंगा। 8, 8, अमित जमीन पर गिरा हुआ था। उसे अपना पैर अब फील नहीं हो रहा था। उसने एक बार उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर में इतनी हिम्मत नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि अब वो कहीं नहीं जा सकता। यही बात सोचकर वो ऋषि की तरफ मुड़ा, जिसने अपना फोन निकाल लिया था और कावड़े को कॉल कर दिया था। उसके चेहरे पर एक बड़ी सेटिस्फैक्टरी स्माइल है। हाँ कावड़े, सबके लिए एक अच्छी खबर है। मैंने अमित को पकड़ लिया है। नहीं, जिंदा नहीं है, मर गया है। हाँ हाँ, सब बताऊंगा। अभी तू बस कुछ कांस्टेबल्स और फॉरेंसिक टीम को लेकर मेरे घर आ जा। मैं यहाँ तेरा इंतजार कर रहा हूँ। बाय। क्यों? आखिर क्यों किया तुमने ये सब? मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा है। जो मां तुम्हें इतना प्यार करती थी, जो तुम्हें अरेस्ट नहीं करवाना चाहती थी, जो नहीं चाहती थी कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए, तुमने उन्हें ही मार दिया। क्यों? हो कौन तुम? मैं वही हूँ, सब इंस्पेक्टर ऋषि मेहता। जैसा तू और ये दुनिया मुझे जानती है, लेकिन जिस तरह से मैं चीजें देखता हूँ उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। बताता हूँ। दरअसल आज जब मैं पुलिस स्टेशन से निकला, तब मैंने सोच लिया था कि मुझे मेरी माँ को किसी सेफ जगह ले जाना है और उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देनी है। पर फिर जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने सुना कि उन्होंने उस रात मुझे तेरे घर जाते हुए देखा और मैं अपने काम में किसी भी विटनेस को नहीं छोड़ सकता हूँ। आज नहीं तो कल वो किसी ना किसी को इस बारे में बता ही देती, जैसे उन्होंने आसानी से तुझे बता दिया। इसीलिए मुझे अपनी सेफ्टी के लिए उन्हें मारना पड़ा। हर एक चीज कनेक्टेड रहती है अमित, तेरे जैसे नहीं कि कुछ भी रैंडमली कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस बात का सेंस नहीं बन रहा है कि तुमने सत्येंद्र और उसके साथियों को क्यों मारा। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने तुम्हारा कुछ बिगाड़ा था। फिर क्यों? जब मैंने बताया कि उनमें से एक आदमी जिंदा है, तब तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा? क्या तुम्हें उसे भी नहीं मार देना चाहिए था? यही तो तेरी बात है ना अमित। तू अपने आप को भले ही डिटेक्टिव कहता है, लेकिन क्लूज को कनेक्ट करना तुझे आता ही नहीं है। कॉन्टेक्स्ट के लिए कहूं तो मेरा पूरा नाम है ऋषि मुनि आनंद मेहता, जो मेरे पापा ने बड़े गर्व से रखा था, लेकिन इवेंचुअली मैंने उसे छोटा कर दिया। इसका मतलब वो आखिरी नाम जो उस लिस्ट में था, आनंद मुनि, वो तुम ही हो? फाइनली, अच्छा हुआ तुझे समझ आ गया। जब कल शाम को तूने मुझे कॉल लगाया और कहा कि तेरे पास नाम की लिस्ट है,
तो मुझे यही लगा कि शायद तूने मेरे बारे में जान लिया है। लेकिन फिर तेरी डील सुनकर मैंने चैन की सांस ली। तुझे सच में चीजों को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा मेरे दोस्त। पर अगर तुम इन सब में से एक थे तो फिर तुमने अपने इन साथियों को क्यों मारा? तुम सब तो वहां अपनी कम्युनिटी के काम के लिए ज्वाइन हुए थे ना? फिर क्या तुमने एक बार भी नहीं सोचा? बात अगर यहाँ तक आ ही गई है तो चल मैं तुझे थोड़ी बैक स्टोरी बताता हूँ। तो बात उस समय की है जब मैं 12th में था। मेरे पापा ने बोला कि सरकारी नौकरी चाहिए, इसीलिए कॉलेज से ज़्यादा एग्जाम प्रिपरेशंस पर ध्यान दो, और मैंने वही किया। लेकिन जब एग्जाम हुई तो मैं उसमें फेल हो गया और कॉलेज भी ढंग से नहीं पास हो पाया। मेरे पापा को बहुत गुस्सा आया, पर उन्हें मेरी चिंता भी थी, इसीलिए उन्होंने अपने एक दोस्त से मुझे मिलने को बोला। उस आदमी ने मेरी बहुत मदद की। पहले मुझे पुलिस ट्रेनिंग में यूं ही घुसा दिया, फिर कांस्टेबल बना दिया और उसके बाद सब इंस्पेक्टर। पर इतना सब कुछ करने के पीछे उसका एक कारण था। वो मुझे प्रिपेयर कर रहा था। हर बार जब मैं उसे मिलता, वो कहता कि मैं एक बड़े मिशन के लिए उसके सामने आया हूँ और मुझे वो पूरा करना है। मुझे पहले कुछ समझ नहीं आता था, जैसे तुझे नहीं आ रहा। लेकिन फिर जब मैंने कांस्टेबल की जॉब ज्वाइन कर ली, तब उसने मुझे फूलदास नगर पुलिस स्टेशन में पोस्ट कर दिया और इंस्ट्रक्शन दिए कि मुझे काम से ज़्यादा लोगों से बात करनी है, और स्पेशली सत्येंद्र नाम के आदमी से। जब मुझे पूरा दिन बस घूमने के लिए पैसे मिल रहे थे, तो मैंने भी ये अपॉर्चुनिटी ले ली और धीरे धीरे करके मैं सत्येंद्र से बात करने लगा। मैंने उसके बारे में उससे जाना, उसकी लाइफ स्टोरी उसने बताई। ये बताया कि कैसे उसे लोग परेशान करते हैं, और हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए। तब सत्येंद्र एक दिन मुझे एक रात एक मीटिंग में ले गया। वहां हम दोनों के अलावा 10 लोग और थे जो सत्येंद्र की तरह ही बातें करते थे। मैं उस मीटिंग में बैठा रहा और उन सब की परेशानियों और बहस को सुनता रहा। अगले दिन मैं उस आदमी के पास वापस गया और उसने मुझसे सत्येंद्र के बारे में अपडेट्स पूछे, और तब मैंने उसी मीटिंग के बारे में सब बता दिया। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने मुझे कहा कि अगली बार जब भी मैं मीटिंग में जाऊं, मुझे वहां ये बोलना है कि सरकार को उनकी लोकेशन पता है और उन्हें उसे चेंज करना पड़ेगा, और नई लोकेशन मुझे ढूंढनी थी, वो भी अपने घर के करीब। तब तुमने मेरा घर सजेस्ट किया। एग्जैक्टली अब तुझे चीजें समझ में आ रही है। इसका मतलब मैं एक अच्छा नरेटर हूँ। हाँ, तो कहाँ था मैं? हाँ हाँ, याद आया। तुझे पता नहीं, लेकिन मैं बहुत टाइम से तेरे घर पर नजर रख रहा था, और मैंने मेरी माँ से भी पूछा था, लेकिन वो भी तेरा पता ठिकाना नहीं जानती थी। जब सारी चीजें क्लियर हो गई, तो मैं उन सब को लेकर यहाँ आ गया, और फिर हमने फिर से चीजों को नॉर्मली शुरू कर दिया। पर मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि जब वो लोग अपनी कम्युनिटी के लिए मिलते थे, तो फिर एक पुलिस वाले का उसमें रोल क्या था? फिर एक फालतू का क्वेश्चन अमित, पर मैं फिर भी तुझे बताऊंगा। हर इंसान को अपनी सेफ्टी चाहिए, और इसीलिए सत्येंद्र ने मुझे इंक्लूड किया था। उसे मुझ पर भरोसा था कि मैं सरकार की हर बात और पुलिस की हर प्लानिंग उन्हें बताऊंगा, और इन केस अगर वो अरेस्ट हो जाए, मैं जेल में भी उन्हें मदद करूंगा। लेकिन उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि मैं खुद ही सरकार का एक मोहरा हूं। कुछ दिन चीजें सही करने के बाद ही मुझे उस आदमी ने बोला कि मुझे अब इन सबको बताना है कि उनकी जान खतरे में है, इसीलिए ये मीटिंग अब बंद करनी चाहिए। लेकिन उनमें से किसी ने भी तुम्हारी बात नहीं मानी। वो अपनी जान की परवाह नहीं करते थे और सत्येंद्र पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था। उस आदमी का नाम मत लो मेरे सामने। मेरी पूरी जिंदगी उसने ही बर्बाद की है। अगर वो उस दिन मेरी बात मान लेता तो सब कुछ सही हो जाता। सत्येंद्र समझदार था, इसीलिए उसे समझ में आ गया था कि तुम क्या प्लान कर रहे हो, और तब उसने मेरे लिए लेटर लिखा ताकि तुम्हारा पर्दाफाश हो सके। लेकिन बस उसे तुम पर भरोसा था, इसीलिए वो डायरेक्टली तुम्हें ब्लेम नहीं कर पाया। मुझे भी समझ आ गया था कि उसे मुझ पर शक है, पर यह मैं नहीं जानता था कि उसने तुझे एक लेटर लिखा है और उसमें सब कुछ बक दिया है। अगर ये बात पहले पता होती तो मैं उसे उस दिन ही मार देता, पर फिर मुझे ट्रेनिंग पर भेज दिया गया। सब इंस्पेक्टर बनने के बाद मैं आया तो मुझे एक सिंपल टास्क दिया, उन सब को मारने का, और वो मुझे एक बार में ही करना था। मैं तैयार था,
पर फिर मुझे बोला गया कि मुझे उन्हें एक साथ मारना है और खुद भी सुसाइड करनी थी, ताकि स्टोरी ये बन सके कि उन लोगों ने पुलिस पर हमला किया और इसीलिए एनकाउंटर में वो मर गया। मैं डर गया था कि आखिर ये कैसे होगा, क्या इसका कोई और रास्ता नहीं है? ये सवाल मैंने उस आदमी से पूछा, पर उसने मुझे कहा कि ये करना ही पड़ेगा, वरना वो मुझे मरवा देगा। मेरा मरना तय था और इसलिए मैंने उसी दिन काम को करने का सोचा। मैं मीटिंग में पहुंचा, हमने बातें की और फिर मैंने सबको पानी पिलाने के बहाने उसमें नींद की गोलियां मिला दी। कुछ ही देर में वो सब सो गए। फिर मैं वापस घर आया, कपड़े बदले, गन लेकर गया और फिर मैंने सबके सिर पर गोली मार दी। तभी शायद माँ ने मुझे देख लिया था। जब मेरी बारी आई तो मैं अपने आप को शूट करने के लिए तैयार था, पर डर अभी भी था। और तभी मुझे ऊपर के कमरे से आवाज आई। मैं कमरे के बाहर पहुंचा और तुझे देखा। तब सोचा कि मैं तुझे मार देता हूं और फिर पूरे घर को आग लगा दूंगा। सुबह यहाँ से 12 लाशें मिलेंगी और उस आदमी को लगेगा कि मैंने सुसाइड कर ली और जल जाने की वजह से कोई किसी को पहचान में नहीं आएगा। पर तुम्हारा प्लान मैंने फेल कर दिया और तुमसे लड़कर तुम्हें वहां से भागने के लिए मजबूर कर दिया। और उसी वजह से मैं आज तक डर के भाग रहा हूँ। जब अगले दिन ये खबर बाहर निकली तब उस आदमी को पता चल गया था कि मैं जिंदा हूँ। अब उसे बस अपनी जान बचानी थी, इसीलिए उसने मुझे कुछ भी मीडिया को बताने से मना कर दिया। लेकिन उसने धमकी दी थी कि वो कभी भी मुझे मार सकता है। इसलिए मैं उस दिन से पुलिस स्टेशन में ही रहने लगा, वही खाने लगा और वही सोने लगा, क्योंकि वो सबसे सेफेस्ट जगह थी जहां वो मेरा कुछ नहीं कर सकता था। पर अब मुझे मेरा काम खत्म करना है। तुझे मारकर मैं यहां से भाग जाऊंगा और फिर वो मुझे कभी पकड़ नहीं पाएगा। यही इस कहानी का एंड होता है, अमित वर्मा। और तुम कब तक भागोगे? इसका कुछ फायदा नहीं है। मैं 8 साल से अपने पास्ट से और अपनी जिंदगी से भागने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि उन सारी चीजों के बारे में नहीं सोचूं और खुशी पा सकूं। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया है और तुम्हारे साथ भी नहीं हो पाएगा। ये चीज तुम्हें हमेशा हॉन्ट करेगी कि तुम्हारी वजह से इतने लोगों की मौत हो गई है और उस चीज का बोझ कभी नहीं उतरेगा। मुझे भी यही लगता है कि मेरी किस्मत में मरना ही लिखा है और तभी मुझे वो शांति मिलेगी जो मैं चाहता हूं। ये तो अच्छी बात है अमित कि मरने से पहले तुझे भी ये समझ आ ही गया। पर ये जान ले कि मैं तेरे जैसा कमजोर दिल का नहीं हूं जो चीजों को इतने ध्यान से देखेगा। मैं सब इग्नोर कर सकता हूं। तुझे जो भी बात करनी है अब आरव से ही करना। ऋषि ने स्माइल के साथ कहा और फिर वो ट्रिगर दबाने के लिए तैयार था, लेकिन तभी उसके साइड में से जॉन्टी ने जंप किया। बुलेट फायर हुई और दीवार पर लगी। तब ऋषि इम्बैलेंस हो गया और उसकी गन अमित के पास जाकर गिर गई। अमित ने देखा कि ऋषि जॉन्टी को धक्का दे रहा था और उसे एक पंच मारने के लिए तैयार था। अमित को समझ आ गया था कि अब उसे वो चीज करनी ही पड़ेगी जिससे वो आगे नहीं निकल सकता। तब अमित ने गन उठाई और जल्दी से ऋषि की तरफ पॉइंट करके शूट कर दिया। गोली ऋषि के हार्ट पर लगी और वो जॉन्टी से दूर हट गया। तब जॉन्टी और ऋषि ने हैरानी से अमित की तरफ देखा। ऋषि के चेहरे पर स्माइल थी। आखिर तूने वो कर ही दिया जो तुझे करना नहीं चाहिए था अमित। तू बन ही गया किलर डिटेक्टिव एक्स। ऋषि ने इतना कहा और वो नीचे जमीन पर गिर गया। तब भी उसके चेहरे पर स्माइल थी। जॉन्टी अब हैरानी से अमित की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर डर था और वो चीजों को समझ नहीं पा रहा था। लेकिन तभी जॉन्टी को पुलिस जीप का सायरन सुनाई दिया जो धीरे धीरे बढ़ रहा था। कावड़े अपनी फोर्स के साथ वहां पहुंच रहा था। तब जॉन्टी ने जल्दी से डिसीजन लिया और अमित को मदद करके उठाते हुए उसने कहा, अमित, हमें यहां से निकलना होगा। तुम जो भी सोच रहे हो उसे बाद में सोच लेना। चलो। जॉन्टी ने अमित को उठाने में मदद की। अमित दर्द के बावजूद भी अपने पैर पर खड़ा हुआ और उसने ऋषि को देखा जो वहां मरा हुआ पड़ा था। तब वो जॉन्टी के साथ वहां से बाहर निकल गया और इसके साथ ही अमित एक असली सीरियल किलर बन गया।